अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस और दीगर सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लेक्चर में पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस और दीगर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में एक सेंट्रल पोजीशन इख्तियार करता है, क्योंकि इस सेल को गवर्न, कंट्रोल और काफ़ी प्रोटीन्स को बनाने का जो इनिशिएशन होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा होता है। राइबोसोम फॉर्मेशन में इसका हाथ होता है। इवन की पूरी सेल को किस तरह से काम करना है वो सारा जिम्मा न्यूक्लियस का होता है। But it carries information of inheritance, ये इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो एक सेल के पास इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस के बारे में। यानी कि जो जब सेल डिवाइड करेगी तो सेल डिवाइड करने के बाद उसका जो डॉटर सेल होगी, उस डॉटर सेल की भी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। तो ये यूकैरियोटिक सेल का प्रोमिनेंट और लार्ज ऑर्गेनेल होता है, और डीएनए जो कि हमारी पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन न्यूक्लियस में ज्यादा अमाउंट का डीएनए मौजूद होता है, और ये डीएनए पूरी इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म की कैरी करता है। इसी डीएनए के अंदर जीन्स है, क्योंकि इन्हीं का डीएनए बना हुआ होता है, जीन्स का, जो मिलके किसी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म की आंख का कलर ऐसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी दाढ़ी कैसी होगी, उसकी उंगलियां कैसी होंगी, उसके कान कैसे होंगे, ये सारा ये जीन कैरी करते हैं। ये इंफॉर्मेशन ये कैरेक्टर को बर्न करते हैं। ठीक है, मिलकर जीन्स मिलकर एक जीन बैटरी बनाते हैं, और जो एक कैरेक्टर को बर्न करते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा न्यूक्लियस है ये एक कंट्रोलर है। ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करवाता है। ठीक है, शेप में ओवल होता है, ये ओवल शेप का होता है, और मोस्ट ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होता है एज ए सिंगल न्यूक्लियस। सेल्स होती है एक्सेप्शनल केस जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैच्योर आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता, हेमल में कुछ सेल्स है जिनमें प्रेजेंट नहीं होता। इन कंट्रास्ट अगर आप देखेंगे तो स्केलेटल सेल में, स्केलेटल मसल सेल में ये मल्टीपल होते हैं, यानी कि वहां पर आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियसेस मिलेंगे। ठीक है, जब आप टिश्यू पढ़ेंगे स्केलेटल मसल, वहीं पर एक टॉपिक होगा, आप वहां पर देखेंगे कि स्केलेटल मसल सेल्स जो होती है उनमें एक न्यूक्लिया नहीं बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, और इसमें पोर्स होते हैं, इसमें छेद होते हैं, जिनकी वजह से मटेरियल अंदर बाहर किया जा सकता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसके इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर सेंटर पे जो आपका यहाँ पर सेंटर है ये आपका न्यूक्लियस है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पर सम एक्सटेंट ग्रीनिश कलर का है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, ये अटैच्ड होता है किसके साथ, न्यूक्लियर एनवलप के साथ। और हर एक पोर जो होता है वो सर्कुलर प्रोटीन से बंधा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप की स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, न्यूक्लियर पोर को आप देख सकते हो, इसके इर्द गिर्द ये
प्रोटीन स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो पोर बीच में पोर है, ठीक है, और इर्द गिर्द इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर है और ये निकल रहा है डीएनए का कुछ पोर्शन से, ठीक है। तो आपका अब अगर इसके हम रोल को, इसके फंक्शन को समराइज करें तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है ये एक तो सेंट्रली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेली होता है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स में, प्लांट्स में पेरिफेरी पे होता है, लेकिन एनिमल्स में ये सेंटर पे ही होता है यूजुअली, सेल्स में एक्सेप्ट फॉर गॉबलेट सेल्स, ठीक है, गॉबलेट सेल्स होती है उनमें ये पेरिफेरी पे होता है, क्योंकि उनका सेंट्रल वैक्यूल से भरा हुआ होता है यूजुअली, वरना वैक्यूल प्लांट्स में ही होता है, लेकिन सेल्स में वैक्यूल यहाँ पर सेल्स में भी प्रेजेंट होता है बड़ा, वरना छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल में या तो एब्सेंट होते हैं। ये एक तो कंट्रोल करता है सेल स्ट्रक्चर को, यानी कि पूरे सेल को कंट्रोल में लेता है, उनको डायरेक्ट भी करता है, सेलुलर एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है कि क्या इस वक्त बनाना है, किसकी जरूरत है, ये राइबोसोम्स को भी प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियोलाई होता है यानी कि सेंटर न्यूक्लियस का, तो वहां पर राइबोसोम्स की प्रोडक्शन की जाती है। इसके बाद हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम हम इसका सैरोगेट नेम हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री जैसा काम करता है, जिस तरह एक फैक्ट्री का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करता है। राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है, ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है, राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर प्रोटीन, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन्स को बनाता है। ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ये न्यूक्लियस की तरह बड़े सेल ऑर्गेनेलीज में नहीं गिना जाता, ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज, स्फेरिकल बॉडीज, छोटी छोटी सी स्फेरिकल बॉडीज आप कह सकते हो, ठीक है। जब अगर पूरा इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये छोटे से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका राइबोसोम होता है, इसमें आरएनए मिकदार जो होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअली आरएनए प्रोटीन का एक मान लीजिए इनिशियल कंपाउंड होता है, एक इनिशियल मॉलिक्यूल होता है जिससे प्रोटीन बनता है। तो ये आरएनए की बहुत ही ज्यादा मिकदार इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ राइबोसोम्स फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं, सेल में घूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसके ऊपर कहीं पर कुछ टाइनी डॉट्स है, डॉट स्ट्रक्चर्स है, कुछ टाइनी टाइनी से डॉट स्ट्रक्चर्स है, बुलबुले जैसे, बबल्स जैसे टाइनी स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर है। ये एक्चुअली राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स फ्रीली भी रह सकते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रह सकते हैं। ऐसे में हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या आरईआर पे भी रहते हैं, और ये फ्रीली भी अवेलेबल फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये दो यूनिट्स का बना हुआ होता है, जिसमें एक यूनिट लार्जर होता है और दूसरा स्मॉलर होता है। तो एक बड़ा यूनिट होता है और दूसरा इसका छोटा यूनिट होता है, तो कंबाइन होकर ये एक कंप्लीट फंक्शनल राइबोसोम बनाते हैं। अब इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हद तक क्लियर हुआ है कि ये कहाँ पर लोकेट होता है। ये न्यूक्लियर एनवलप के बिल्कुल उसी के साथ अटैच्ड होता है। इनके मटेरियल जो न्यूक्लियस से निकलता है वो डायरेक्टली सेल साइटोप्लाज्म में नहीं आता, बल्कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है और इससे फिर बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये ज्यादातर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पॉन्जी टाइप, फोल्डेड स्पॉन्जी टाइप स्ट्रक्चर होता है, या ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, या तो फोल्डेड शीट्स होते हैं जिन्हें हम फ्लैट सैक्स, या ट्यूब्यूल्स यानी रॉड शेप, ट्यूब्यूल शेप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो
टाइप्स में बांटा गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसलिए रफ होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के यूनिट्स पाए जाते हैं, यानी कि राइबोसोम उसके ऊपर होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एक तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर ब्लू ब्लू छोटे 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 स्फेरिकल बॉडीज है, एक्चुअली रिप्रेजेंट राइबोसोम। राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसे को हम स्मूथ कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता तो कोर्सनेस महसूस नहीं होती, स्मूथनेस महसूस होती है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा जाए तो इसका एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में एक अहम रोल है। रफ एंडोप्लाज्मिक RER भी कहलाता है, तो ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होगा तो डेफिनेटली वहां पर सिंथेसिस प्रोटीन की होगी, ठीक है। और जो RER है ये कुछ मॉडिफिकेशंस भी करता है जब RNA बाहर निकलता है यहाँ से न्यूक्लियस से, तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं जब वो प्रोटीन में तब्दील होता है, ठीक है। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस करता है, यानी जब प्रोटीन बनता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, जहां यानी कि कुछ एडिशन कुछ डिलीशन करता है, उसमें भी RER की इन्वॉल्वमेंट होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉस्फोलिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल्स को और स्टीरॉयड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आपको पता है, फॉस्फोरस कंटेनिंग फैट्स। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो टाइप ऑफ फैट, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यूज में यहाँ पर SER ये प्रोवाइड करता है। स्टीरॉइड्स प्रोवाइड करता है, जो हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, तो उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको सिंथेसाइज करता है। SER ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी यहाँ पर उसका भी रोल है, ठीक है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जहाँ पर ग्लाइकोजन बनाया जाता है, जब बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिकदार में होता है तो उससे बॉडी में ब्लड में ऐसे ही नहीं डाला जा सकता, तो बहुत क्वांटिटी ग्लूकोज की जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उन्हीं सीरीज ऑफ रिएक्शंस को ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का बनना, क्योंकि जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो ग्लाइकोजन फिर से टूटेगा और उसमें से फिर से ग्लूकोज को रिट्रीव किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ये स्टोरेज का काम भी करता है और रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को जब मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, तो उस टाइम पे ये स्टोरेज और रिलीज कैल्शियम आयंस का कर लेते हैं, ये वो काम भी करते हैं। किडनी और लिवर में SER डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि लेस हार्मफुल में उनको कन्वर्ट कर देता है। इवन कि जो हमारा ग्लूकोज होता है G6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें से फॉस्फेट को रिमूव करके ग्लूकोज फ्री ग्लूकोज को ब्लड में डाल देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचता है और वो इससे एनर्जी डराइव कर लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये रोल यहाँ पर जुटलाया नहीं जा सकता कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा या मॉडिफिकेशन के अलावा बहुत सारे रोल करने होते हैं, बहुत सारी सिंथेसिस करनी होती है। ये साइट बहुत सारे चीजों की सिंथेसिस करने की साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, यानी कि बॉडी को हार्मफुल ऑब्जेक्ट से, ड्रग से बचा लेता है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ये रिमूव कर देता है ग्लूकोज से, जिसकी वजह से फ्री ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है, जिससे एनर्जी को ड्राइव करना बहुत आसान होता है ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है।
इसके बाद आता है एक और हमारा सेल ऑर्गेनेली, ऑल्दो इसके बारे में अभी उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में ज़्यादा साइंस को अभी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमने इसके फंक्शंस को पहचान लिया है, लेकिन अभी भी पूरा इस सेल ऑर्गेनेली को हम नहीं जानते। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली गोल्गी एक बायोलॉजिस्ट था जिनके नाम पे इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज कहा जाता है। ये 3 से 20 सिस्टरने होते हैं। सिस्टरने एक्चुअली जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन था उसमें भी सिस्टरने प्रेजेंट थे, यानी फोल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर भी गोल्गी अपैरेटस में भी ऐसा देखने को मिलता है। ये भी फ्लैटनेड मेम्ब्रेन या सैक से बनता है, यानी जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैटनेड सैक से बना था, शीट्स से, फोल्डेड शीट्स से बना था, मगर फ्लैट थे। ज्यादातर सेल्स के पास गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ ही सेल्स है एक्सेप्शनल सेल्स जहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वरना मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है उनके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते। ये एक ही नहीं होते, बहुत ज्यादा होते। तो इनका कहा जाता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस जो है ये एक्चुअली एक्सटेंसिवली बने हैं प्रोटीन्स को सिक्रीट करने में, क्योंकि एक्चुअली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल मिलता है ये उसे मॉडिफाई, सॉर्ट, पैकेज और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। यानी ये गोल्गी अपैरेटस उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है, उसे यूजेबल फॉर्म में लाता है, उसकी सॉर्टिंग करता है, उसको फिर पैकेज करता है, यानी लेबलिंग करता है कि ये प्रोटीन अब किधर को जाना है। ठीक है, आपने प्रोटीन बनाया लेकिन ये किसी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली के लिए बनाया, तो उस स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली तक किस प्रोटीन को पहुंचाना है, तो उसके लिए पैकेजिंग का सामान करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये काम हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स सरअंजाम दे देता है। यहाँ पर आप एक डायग्रामेटिक व्यू देख सकते हो, किस तरह से एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन बन के निकल रहा है और किस तरह से ट्रांसपोर्ट वेसिकल तीसरे स्टेप में वो गोल्गी अपैरेटस के अंदर जा रहा है। और जब ये गोल्गी अपैरेटस के अंदर जा रहा है तो गोल्गी अपैरेटस में ये फिर पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन इसकी हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि आगे आगे बढ़ता जाता है और आखिरकार ये ट्रांसफर वेसिकल्स के थ्रू इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाता है और फिर इसकी पैकेजिंग होती है, जिससे स्क्रीटरी वेसिकल में इससे ये स्क्रीट होता है और मेम्ब्रेन वेसिकल्स से मेम्ब्रेन के साथ स्क्रीट होता है और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है, तो इससे आप का जो ये पैकेजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन का जो मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपनी जगह पे जहां पर उसे जाना होता है। फॉर एग्जांपल कोई डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल है तो उसको लाइसोसोम के पास जाना होता है ताकि लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर दे। तो यहाँ पर ये काम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कर देता है जो लाइसोसोम तक उस चीज को पहुंचा देता है। क्लियर? तो ये इसका एक्चुअली ये जो आख इंटरमीडिएट सेल ऑर्गेनेली जो न्यूक्लियस से निकली हुई चीज को फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील कर लेता है और फाइनली वो चीज लेबल हो जाती है और फिर वो उस जगह तक पहुंचाई जाती है जहां पर उसे पहुंचना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है। के बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आप किन्हें कहेंगे? ये भी स्फेरिकल बॉडीज है, ये भी छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती है, बहुत सारी सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत नंबर होता है इनका। तो ये लगभग देखा गया है कि 60 काइंड्स की पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी लाइसोसोम्स जो है 60 काइंड्स ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब को ब्रेकिंग एंजाइम्स जो ब्रेक कर सके। ठीक है, हाइड्रोलिटिक जो पानी
से रिलेटेड होता है, ठीक है। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं ये वॉर्न आउट सेल स्ट्रक्चर को रिसाइकल करने में भी मदद करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करने में भी मदद करते हैं। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इनका है वो एक्चुअली वॉर्न आउट सेल्स को रिमूव कर देना है, डाइजेस्टेड पार्ट को जो हार्मफुल है उसे डाइजेस्ट करके यूजफुल मटेरियल में तब्दील करना है। ये काम असल में लाइसोसोम्स का है। अगर आपका लाइसोसोम फॉल्टी है या कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है इसमें, तो कई डिजीजेस एक इंसान को हो सकती है, जिनमें से एग्जांपल है गॉचर्स डिजीज, नेमांस पिक डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज भी इनसे हो सकती है अगर किसी के पास लाइसोसोम्स की कमी है या कि डिसऑर्डर है या फॉल्टी लाइसोसोम है, ठीक है। इसके बाद आपका पेरोक्सिसोम है, उसके लिए आप एक प्ले बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में पेरोक्सिसोम्स के वीडियो को देख सकते हो, और साइटो वहाँ पर पेरोक्सिसोम्स का भी वीडियो आपको मिलेगा और सेंट्रोसोम्स का भी मिलेगा। तो आखिरी में सेल स्केलेटन होता है या साइटोस्केलेटन होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिलामेंट्स से बने हुए होते हैं। ये एक्चुअली सेल के स्ट्रक्चर को, जिस तरह से इंसान के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है स्केलेटन, उसी तरह से सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने के लिए साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, जो एक फिलामेंट्स होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जिनसे सेल अपनी शेप में ही रहती है। वरना वो शायद क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी सॉलिड होता है, वो सॉलिड नहीं होता, ठीक है। तो वो एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मोज़ेक पैटर्न का होता है, तो वो शायद सेल को अपनी शेप में रखने के काबिल नहीं रखता, लेकिन साइटोस्केलेटन की वजह से वो अपनी शेप एक्वायर करते हैं और उसी शेप में वो रहते हैं। इसके बाद हमारे पास और छोटे सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये लॉन्ग हॉलो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पोलर होते हैं, यानी कि इनकी पोल्स होती है, नॉर्थ साउथ जिस तरह पोल होता है मैग्नेट का, उसी तरह से चार्ज का भी पोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी प्रोटीन मैकेनिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस में ही अपना रोल अदा करते हैं। और साइटोस्केलेटन में ये सबसे बड़ा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। यानी साइटोस्केलेटन का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि अनब्रांच्ड होते हैं, हॉलो होते हैं, तो बड़े बड़े लंबे लंबे से होते हैं, ठीक है, पोलर सिलेंड्रिकल शेप्स के। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज माइक्रोट्यूब्यूल की, यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है ये इमेज। तो ये इनकी वजह से ही सेल अपनी शेप में मेंटेन रहती है।